नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम कवर करने जा रहे हैं क्राउन सामान्य ज्ञान की बुक का चैप्टर नंबर 5.4। इसके तहत दोस्तों इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। ये पार्ट नंबर 1 है क्योंकि ये 5.4 वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही लेंथी चैप्टर था। ठीक है, अगर एक ही वीडियो में सभी कंटेंट हम कवर करेंगे तो वीडियो की लेंथ बढ़ सकती है। ठीक है, इस केवल 5.4 पार्ट नंबर 1 में हम कवर करेंगे स्थलमंडल, चट्टान, भूकंप और ज्वालामुखी को, और ये वाला चैप्टर आपको मिलेगा पेज नंबर 138 पर। जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं जल्दी से बुक को ओपन करिए, पेज नंबर 138 को ओपन कर लीजिएगा, हाईलाइटर का प्रयोग हमारे साथ करते चलिएगा। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि मार्केट से जाकर के इस बुक को बाय कर लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन करिए ऑफलाइन करिए वो आपका डिसीजन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट 10 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है किसी एक किताब को तरीके से 10 बार पढ़ लेना। हर बार आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है। इस बात को जितना जल्दी आप समझ पाएंगे उतनी जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। थिंक अबाउट इट। बाकी ज़्यादा हम बखान नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है, आपके पास भी और हमारे पास भी। ठीक है, तो जल्दी से पढ़िए और तरीके से पढ़िए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग ना तो लाइक करेंगे ना ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहले इस वीडियो को देखिए, समझिए, कुछ जानकारी आपको नहीं प्राप्त होती है। अगर डिज़र्व करता हो वीडियो लाइक के लिए तो ही लाइक करिए। दोस्तों ये आपका चैप्टर नंबर 5.4 है जिसका नाम है स्थलमंडल, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। और यहाँ पर आपको पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सबसे पहले, उसके बाद ही हम स्थलमंडल की डेफिनेशंस को समझ पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे शब्द है पृथ्वी, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि स्टडी ऑफ अर्थ क्या कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि जो स्टडी ऑफ अर्थ है इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जियोलॉजी। यही आप बुक के साइड में स्टार मार करके पेन से छोटे छोटे फॉन्ट पर छोटे छोटे अक्षरों में लिख सकते हैं साइड में। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, खासतौर पर ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है। ठीक है, कौन सा पॉइंट किस एग्जाम में पूछा गया है ये भी मैं आपको बताते चलूँगा, लेकिन बार बार हर पॉइंट को बता करके टाइम वेस्ट होगा, वीडियो की लेंथ बढ़ेगी अननेसेसरी। ठीक है, तो तरीके से इसको अपने पेन डाउन करना है तो प्लीज़ पेन डाउन जरूर करिएगा इसको। ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थ मतलब कि जियोलॉजिकल, इसे बोलते हैं जियोलॉजी या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको भूगर्भ शास्त्र। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो पृथ्वी के जो भूगर्भिक इतिहास है इसके विषय में सबसे पहली बार जिस वैज्ञानिक ने प्रयास किया था, ठीक है, भूमि की संरचना को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की स्टडी करने वाला जो पहला साइंटिस्ट था वो था बफन। क्या नाम था? बफन। तो इस वैज्ञानिक का नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या नाम था? बफन। और ये थे फ्रांस के। कहाँ के थे ये आपको ध्यान रखना, बस के लोग को ध्यान, बफन। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे कि पूरी पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो कितना है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। बात करी गई है घनत्व के बारे में, तो क्या होगा? घन सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसको आप करेंगे हाईलाइट। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दबाव बढ़ने के साथ में क्या होगा? हमेशा घनत्व भी इंक्रीज होता है। ठीक है, दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा? घनत्व में बढ़ोतरी होगी। क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था वर्ष आपका 2009। दोस्तों पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? तापमान में वृद्धि देखने को प्राप्त होती है। इसके अलावा हमको बात करनी है पृथ्वी की जो परतें होती हैं। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, एक होती है सियाल, एक होती है सीमा, और एक जो थर्ड होती है उसे हम बोलते हैं क्या? नीफे। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? नीफे। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर सियाल के बारे में। ठीक है, पहली परत जो होती है वो सियाल होती है। पृथ्वी को कुल कितने भागों में डिवाइड किया गया है, या फिर पृथ्वी कुल कितनी परतें होती हैं? 3 परत, 4 परत, 5 परत, 6 परत। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। यूपी टिप्पणी लेखपाल का एग्जाम हुआ था 2012 में, वहाँ पूछा गया था। दोस्तों पहली जो परत है वो आपकी होती है सियाल। तो ये पृथ्वी की ऊपरी परत होती है जिसमें आपको सिलिका और एल्युमिनियम प्राप्त होता है। सिलिका का लिया है हमने Si और एल्युमिनियम का लिया है क्या? Al। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन गया? सियाल। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि जो सिलिकॉन होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 14। और जो एल्युमिनियम होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका? 13। ये भी आप साथ साथ लिखते रहिएगा, छोटे पॉइंट बना करके बुक्स के ऊपर ही। ठीक है, अलग से पेज वेस्ट नहीं करना आपको, सिंपल बुक के ऊपर ही लिखिए, क्योंकि जब रिवीजन होगा तो रैपिड फायर रिवीजन सीधे बुक में से करोगे आप लोग, तो हर पॉइंट तुरंत आपके सामने आना चाहिए उसी टाइम पर। अगला दोस्तों पॉइंट है आपका सीमा। दूसरी परत आपकी सीमा होती है। ठीक है, ये पृथ्वी की दूसरी परत होती है।
पृथ्वी की ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं सीआर। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है पृथ्वी की, वो होती है आपकी सीमा, SIMA। SI से बना है सेम सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर क्या है अभी डिस्कस किया था हमने, ठीक है। और सेकंड जो होती है ये होती है क्या, मैग्नीशियम, ठीक है। Mg बोले तो क्या, मैग्नीशियम। इसने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिया है Ma याद करने के लिए, ठीक है। और जो आपका मैग्नीशियम होता है ना, इसकी जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। ऐसा ही काम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैग्नीज अलग है, मैग्नीशियम अलग है, दोनों का एटॉमिक नंबर आपने याद किया है तो क्लैश होने की संभावना अधिक है। ध्यान रखिएगा, अगर बात करेगा मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम का होता है 12। अगर बात करेगा मैग्नीज के बारे में जिसका संकेत Mn होता है, इसकी परमाणु संख्या 25 होती है। ये मैं अभी आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आगे आने वाले चैप्टर में तत्व उसके एटॉमिक नंबर की लिस्ट क्या पता इस बुक में नहीं हो, ठीक है। ये बुक्स मैंने लास्ट तक साइंस वाला जो टॉपिक है उसको भी कवर नहीं करा है, ध्यान रखिएगा। आपको ये मैं तुरंत ऑन द स्पॉट अभी पॉइंट लिखवा रहा हूँ तो अभी लिख लीजिएगा। चलो आगे हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्या, अगला जो पॉइंट है आपका वो है नीफे। ये पृथ्वी की तीसरी परत होती है। पहली हमने पढ़ी सियाल, सेकंड पढ़ी सीमा, और थर्ड बात करते हैं नीफे के बारे में। ये पृथ्वी की थर्ड लेयर होती है जिसमें आपका निकेल और फेरस पाया जाता है। वैसे फेरस को हम बोलते हैं फेरम, FERRUM। ये भी आप साइड में लिख लीजिएगा, इसका संकेत होता है Fe का, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्चुअली लोहा। लोहा देखा होगा आपने, घर में यूज़ करते हैं हम लोहे का, मकान बनता है, लेंटर पड़ता है, सरिये आते हैं लोहे के, गेट लगता है लोहे का, ग्रिल लगती है लोहे की, ठीक है। बाकी तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लोहे के लगवाओगे या फिर एल्युमिनियम की, या फिर सिल्वर की, या फिर सोने की, या फिर चांदी की। तो ध्यान रखिएगा, Fe हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आयरन के बारे में, ठीक है। जो नीफे होता है इसको बोलते हैं Ni, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 28। बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कुछ तो। इतना नंबर क्यों लिखवा रहे हो, ज़रूरी है इसलिए लिखवा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम कहते हैं कि जंगल के समान होता है। शिकार किसी खरगोश का करना है तो कम से कम हथियार टाइगर के लेके चलो, ना जाने कब किससे कहाँ मुलाकात हो जाए। अगर आप MTS लेवल का ही पढ़ के जाओगे, ठीक है, और थोड़ा सा अगर लेवल टफ हो गया तो आप वैसे ही कट ऑफ से बाहर हो गए। तो देखो ये मैं कैरियर काउंसलिंग करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बुक्स को पूरा करवाने के लिए। बाकी जब वक्त आएगा, कोई परेशानी आपको होती है पढ़ाई से संबंधित, तो आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड आपका FE होता है, इसको हम बोलते हैं 26, ठीक है। अब पढ़ेंगे कट टू कट, नो फालतू बात, क्योंकि सब बच्चे समझदार हैं, सही गलत क्या है सबको पता ही है, बुक्स क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही होगा। दोस्तों अब बात करते हैं अभिनव मत क्या होता है। दोस्तों भूकंपीय लहरों के नेचर के आधार पर पृथ्वी को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इसके भी 3 स्तर होते हैं। अभिनव मत को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, वो भी भूकंपीय लहरें जो आती हैं उसके आधार पर कि कौन सी लेयर पे भूकंप का ओरिजिन हुआ था, ठीक है, अर्थक्वेक। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, पहला होता है भूपटल, जिसे हम बोलते हैं क्या, क्रस्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। अब ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है और जिसकी औसत मोटाई महासागर के नीचे 5 किलोमीटर तक होती है और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक होती है। आपको पता है ना महाद्वीप वगैरह क्या होते हैं, है ना। हमारा भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, या फिर हमारा जो भारत है वो किस महाद्वीप में स्थित है, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि आप कितने एक्टिव बच्चे हो, तैयारी करते हो, कुछ 6 महीना हो चुका है, 6 दिन हुए हैं, या फिर अभी तैयारी अपने स्टार्ट करी भी नहीं है, बस अभी आपके सामने वीडियो आ चुका, आपने देख लिया। थोड़ा बहुत तो भारत के बारे में पता होगा, तो बताइए भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर इसकी औसत मोटाई होती है और महाद्वीपों में 30 किलोमीटर, और महाद्वीपीय पटल नीस एवं ग्रेनाइट का बना होता है। अब भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर क्रस्ट को हमने कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसके 2 उपभाग होते हैं, एक होता है ऊपरी क्रस्ट, फिर एक होता है निचली क्रस्ट में डिवाइड किया गया है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड जो लेयर आती है वो आती है आपकी मेंटल की। दोस्तों भूपृष्ठ के आधार पर ध्यान रखिएगा, भूपृष्ठ के आधार और क्रोड के बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं मेंटल, और इसकी जो गहराई होती है मोस्ट टाइम पे पॉइंट है, खासतौर पे UPSC आपके चकबंदी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंटल की गहराई कुल कितने किलोमीटर होती है, तो एक रेंज दी गई थी आपको 200 से लेकर के, ठीक है, 2900 किलोमीटर के बीच में इसकी क्या होती है, गहराई होती है। और इसको भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं,
ठीक है, इसका ये पार्ट कभी पूछा नहीं गया है, ये अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना चाहिए। पॉज करके पढ़ लीजिएगा बाद में, बुक आपके पास में है। अभी हम पेज नंबर 139 को कवर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। थर्ड जो लेयर होती है ये होती है क्रॉड, जिसको हम बोलते हैं कोर। ठीक है, पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग होता है जिसे हम क्रॉड कहते हैं, ये 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। और इसमें सघन लोहा, निकेल मतलब नीफे होता है ना। और ध्यान रखिएगा कि इसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, आप पढ़िएगा कि भूपटल क्रस्ट पर जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 46.8, एल्युमिनियम का 8.1, कैल्शियम का 3.6, मैग्नीशियम का 2.0, लोहे का 35.0, सिलिकॉन का 15.0 एंड निकल का होता है 2.4। इस चीज़ को आप करेंगे हाईलाइट। अब बात करते हैं चट्टानों के बारे में। नाम सुना है आपने चट्टान का, बिल्कुल सुना होगा। तो सब पृथ्वी की पपड़ी के पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। चाहे वे चीका की तरह मुलायम हो अथवा ग्रेनाइट की तरह कठोर ही क्यों ना हो, फिर भी हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे चट्टान। चट्टानों की रचना कैसे होती है, ध्यान रखिएगा, चट्टानों की जो रचना होती है वो हमेशा होती है खनिज पदार्थों के द्वारा। किसके द्वारा, खनिज पदार्थ के द्वारा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और लिखनी है कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं ना बताने के लिए आपको। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो चट्टानों का अध्ययन होता है वो कहलाता है आपका पेट्रोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा आपका, ये कहलाता है पेट्रोलॉजी, PETROLOGY। पेट्रोल, बाइक वाला पेट्रोल, बस वो लिखो, लास्ट में लिख दो OGY। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इजी लगा होगा आपको, ये आपको हमेशा रहेगा याद। जी हाँ, पेट्रोल पंप हमेशा चट्टानों पर स्थित होते हैं, तो क्या मतलब पेट्रोलॉजी, ऐसा नहीं होता। बस याद करने के लिए जस्ट मैंने आपको अभी बोल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, याद तो हुआ कम से कम। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि प्रत्येक सेल में एक से अधिक खनिज का हमेशा क्या होता है, मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, और चट्टानों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो चट्टानों के निर्माण के आधार पर इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आग्नेय चट्टान, एक होता है अवसादी चट्टान, और एक होता है आपका क्या, रूपांतरित चट्टान। अब बात करते हैं आग्नेय चट्टान क्या होती है। आग्नेय चट्टान, ये रॉक्स बनती कैसी है, राइट। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि हमेशा आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय होता है। ठीक है, जब ज्वालामुखी का ओरिजिन होगा, ज्वालामुखी जब बनेगा, इसके अंदर से क्या निकलती है, इसके अंदर से मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, भूगर्भ से निकलने वाला जो लावा होता है, जब वो जमकर ठंडा हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल चट्टान की तरह कठोर हो जाता है, तो बस यही से बन गया आपका क्या, चट्टान। ध्यान रखिएगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आग्नेय सैलों का जो निर्माण होता है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ मैग्मा होता है। ठीक है, और बाहरी भाग में क्या होता है, इसका लावा से होता है। और ये दोस्तों क्या होती है, इसमें कोई ढंग से परत नहीं बनती है, कोई लेयर नहीं बनती है, और इस आग्नेय के अंदर आपको जीवाश्म कभी नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें आपके कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपसे पूछता है कई बार इंटरव्यू जैसे फेसिस में, जैसे कि किसी का अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है तो वहाँ क्वेश्चन पूछता है, क्या लगता है कि आपको चट्टानों का जो वर्गीकरण 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आग्नेय चट्टान में के जीवाश्म पाए जाते हैं, सबको लगता है कि हाँ यार ज़मीन से निकला पक्का जीवाश्म पक्का होगा इसके अंदर, बट इसमें क्या होता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसमें ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान होती है, ग्रेनाइट पत्थर होता है, लेकिन ये भी करेंगे चट्टान से निकलता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अगर ग्रेनाइट है तो उसमें जीवाश्म का कोई भी अंश नहीं होगा। ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया और ग्रेवो हो गया, इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना कि ये किस प्रकार की चट्टान है। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, राइट आंसर इसका आग्नेय चट्टान। ठीक है, और मूल्यवान खनिज कौन से होते हैं इसमें, इसमें आपको मिलता है लोहा, अयस्क, ठीक है, सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, सीसा, निकेल आदि आग्नेय चट्टानों में हमेशा पाए जाते हैं। अगर आपके हाथ में तांबा है, ध्यान रखिएगा ये खनिज हमको कहाँ से मिला है, किस चट्टान से प्राप्त होगा, जब तांबे का पानी पीते हैं ना, तांबे के बर्तन में पानी भर के पीते हैं, जब सोने का इस्तेमाल करते हो, चांदी का इस्तेमाल करते हो, सब चीज़ देखा होगा, ये ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और ये सभी आपको प्राप्त होती है हमेशा आग्नेय चट्टानों से। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, लैथोलिथ। अब यहीं पर आंतरिक आग्नेय चट्टानों को 3-4 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए कितने भागों में डिवाइड कर दिया इसको, इसको टोटल इसमें 7 पॉइंट आपको पढ़ने हैं,
ठीक है। पहला आपका क्या है, बैथोलिथ। धरातल के नीचे काफ़ी खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में विशाल लावा के जो जमाव होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, बैथोलिथ। हाईलाइट नहीं करना आपको, छोड़ दो उस पॉइंट को। अगला पॉइंट है आपका लैकोलिथ। ये आपको पढ़ना है कि जब आपका आग्नेय चट्टान की मैन्युफैक्चरिंग होगी उस समय अगर इसका आकार, ध्यान रखिएगा, धरातल के अंदर परतदार चट्टानों की परतों के बीच में लावा अगर गुंबदाकार होगा, गुंबद पता है ना आपको, गुंबद आप कह सकते हैं इस टाइप से गुंबद, ठीक है। ये गुंबदाकार जमाव से विकसित संरचना जो होती है वो कहलाती है आपकी क्या, लैकोलिथ। और एक आपका है फैकोलिथ। इसमें जो इमेज बनती है आपके लावे की ठंडे होने के बाद, ये बनेगा हमसे हमेशा क्या, लहरदार। फिर आता है आपका लैकोलिथ। ये होता है तस्तरी नुमा जमाव। तस्तरी आपने देखा होगा दोस्तों, बचपन में तस्तरी खेली आपने, वो प्लेट होती थी प्लास्टिक की गोल सी, हम उसको फेंकते थे, वो दूसरा कैच करता था, दो हाथ से पकड़ता था, उसका बैलेंस बनाता था, कैच कैच खेलते थे तस्तरी। तो इस टाइप से उड़न तस्तरी देखी होगी आपने, सेम वैसे ही। अगर इस टाइप की शेप कोई बन रखी है तो ध्यान रखिएगा ये आग्नेय चट्टान है, बट जो इसका ये रूप है, ठीक है, तस्तरी नुमा, हम इसको बोलेंगे लैकोलिथ चट्टान। क्या बोलेंगे इसको, लोपोलिथ चट्टान। चलो अब हम बात करते हैं आगे स्टॉक के बारे में। एक होती है स्टॉक मार्केट, वो BSE NSE वाली, ठीक है, वो अलग है। अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में। छोटे आकार के बैथोलिथ जो गुंबदाकार के रूप में पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं स्टॉक, ठीक है तो वही बैथोलिथ, लेकिन बैथोलिथ का भी छोटे छोटे अंश ये कहलाएंगे। चलो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, अवसारी चट्टान। चट्टान का पहला फेज क्या हो जाएगा, आग्नेय चट्टान, ठीक है। सेकंड फेज क्या है इसका हमारा, अवसारी चट्टान। तो पढ़ते हैं इसको दोस्तों। जैविक स्रोतों से प्राप्त पदार्थों से बनी चट्टान, ये सभी चट्टानें शैल अवसादी चट्टानें या फिर चट्टानें कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा, कॉमन सी बात है, इसमें जीवाश्म एवं खनिज पाए जाएंगे, इसलिए इसको बोला गया क्या, अवसादी शैल, राइट। चलिए अगर हम बात करेंगे पूरे संपूर्ण भूपृष्ठ का 75% भाग पर ये अवसादी चट्टान पाई जाती है। ध्यान रखिएगा पूरे पृथ्वी पर चट्टानें किस टाइप की मैक्सिमम है दोस्तों, वो होती हैं अवसादी चट्टान, वो भी 75% भाग पर पाई जाती हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अगर हमको खनिज तेल प्राप्त हुआ है तो ध्यान रखिएगा वो खनिज तेल का जो ओरिजिन होगा हमेशा अवसादी चट्टानों के आसपास ही होगा। अगर आपको खनिज तेल खोजने जाना है, प्राइस बढ़ गया पेट्रोल का, नहीं हो रहा बर्दाश्त ये महंगाई, ठीक है, पहुंच गए आप चट्टानों की खुदाई करने के लिए, तो आपको आग्नेय चट्टानों की खुदाई नहीं करनी है, आपको करनी है खुदाई अवसादी चट्टानों की, ठीक है। चलो अगर हम बात करेंगे अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। दोस्तों जब भी महंगाई बढ़ती है हमारे माइंड में क्या होता है, अवसाद बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है, तो ध्यान रखिएगा तेल कहाँ से मिलेगा, अवसादी चट्टानों से। बस ऐसे कर लीजिए इस चीज़ को आप लोग याद। अब दोस्तों रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं, दोस्तों रूपांतरित चट्टानें आग्नेय एवं अवसादी शैल है जो प्राय वलन भ्रंशन और पर्वत निर्माण काल में ऊष्मा और दाब के प्रयुक्त होने से उनमें यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तन से बनी होती है। वो कौन सी चट्टानें होती हैं जो यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तन के द्वारा जिनका निर्माण होता है, उन चट्टान को हम क्या कहते हैं। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन UPPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1 में ईयर था 2019 वहाँ पूछा गया था, और यही क्वेश्चन आपका MPPSC एग्जाम था प्रीलिम्स में, वहाँ पूछा गया था, ईयर था आपका 2007। इतने टफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, हम तो भी SSC की तैयारी कर रहे हैं, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ पूछेगा बेटा, पूछ सकता है, याद कर लो, हाईलाइट कर लो, ध्यान रखिएगा। हमेशा वो चट्टानें जो हमेशा ऊष्मा और दाब के प्रयुक्त होने से उनमें जो यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तन होता है उससे बनी चट्टानों को हम कहते हैं क्या, रूपांतरित चट्टान। अब इसमें आपकी स्लेट आएगी, यीस्ट आएगी, क्वार्ट्जॉइट आएगा, संगमरमर और निस आदि इसमें आते हैं। संगमरमर रूपांतरित चट्टान का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। जब भी हम लोग घर में अपना संगमरमर लगाते हैं, ठीक है, पत्थर लगाते हैं, तो क्या होता है, हमारे घर का रंग रूप चेंज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड रूपांतरित चट्टान, ठीक है। चलो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। देखिए हर एक का आपका लॉजिक नहीं बनेगा, ठीक है, जहाँ लगेगा वहाँ हल्की सी मैं एक लाइन फिट कर दूंगा, याद रख सको रख लेना। और एक बार वीडियो को देखिएगा, दूसरी बार वीडियो को वॉच मत करिएगा, बुक को करिए अपनी हाईलाइट, रिविजन करिए बुक में से। अगर ज़्यादा वीडियो वॉच करो तो आइज़ में आपका स्ट्रेस भी तो होता है,
ठीक है। अगर नहीं होता स्ट्रेस, डाटा आपके पास बहुत सारा है तो कोई बात नहीं, देख लो वीडियो 2 बार देखो। बट यार बुक का रेट बहुत सस्ता है, 250-300 रुपये शायद बुक, शायद 230 रुपये बुक है शायद, ये मुझे याद है कितनी बुक है ये। तो इतना इन्वेस्टमेंट पढ़ाई को लेके कर सकते हो। चलो बात करते हैं भूकंप के बारे में। ज़्यादा इस बुक का लगेगा आपको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। नहीं करना मत करो, लिख लो A4 पेज पर, बनाओ अपने नोट्स। चलो भूकंप क्या होता है दोस्तों। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा एक लहर होती है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या फिर गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था होने पर उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे भूकंप से संबंधित आपको ध्यान रखना कि भूकंप से संबंधित कुछ शब्दावली होती है। ठीक है, क्या होती है, कुछ शब्दावली होती हैं। तो ये भी आपको अच्छे से, पहला है आपका भूकंप मूल, फोकस। भूकंप में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये भूकंप होता है जिसे हम बोलते हैं फोकस, ये भूकंप का सबसे पहला पॉइंट होता है जहाँ पर क्या होता है, इसका आविर्भाव होता है। एक होता है आपका क्या, अधिकेंद्र, जिसे बोलते हैं क्या, एपिसेंटर। ध्यान रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, एपिसेंटर, जहाँ पर सबसे पहले भूकंप लहरों का अनुभव होता है। देखिए इमेज को देखिएगा, चलिए आप लोग पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या, अधिकेंद्र, यहाँ से उद्गम केंद्र आपका हुआ, ये आपका उद्गम केंद्र है। ठीक है, यहाँ से अगर आपने मान के चलिए कि भूकंप, आप यहाँ खड़े हैं, आपका नाम भूकंप हो गया। ठीक है, आप भूकंप के देवता हो, आपके यहाँ से भूकंप का ओरिजिन होता है, आप यहाँ पे खड़े हो। अगर आपने एक टॉर्च लिया, टॉर्च से भूकंप की रेंज निकल रही है एज फॉर एग्जांपल, तो आपने यहाँ टॉर्च मारा स्ट्रेट, सबसे ज़्यादा पास में कहाँ आएगा भूकंप, यहाँ पे आएगा। जहाँ पर डिस्टेंस आपका कम होगा कवर, वहाँ पे सबसे अधिक कंपन होगा, ये मान के चलिए आप लोग भूकंप का। तो आपने यहाँ पे करा, तो यहाँ पे क्या, सबसे हैवी भूकंप आया, फिर आपका यहाँ पर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, क्योंकि इसने एनर्जी को फ्लो ऐसी डायरेक्शन में नहीं करा। एक ऊर्जा होती है ना भूकंप में, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ये यहाँ लगाएगी। अगर स्ट्रेट, तो ये क्या हो गया, इसका भूकंप का केंद्र हो गया। जहाँ पर सबसे पहली बार, ठीक है, भूकंप लहरों का अनुभव होता है, उसे कहते हैं एपी सेंटर। उसके बाद यहाँ से ये टकराता है, कुछ वापस रिवर्स आएगी एनर्जी, और कुछ ऐसे ऐसे जा जाती है। ठीक है, यहाँ पर कम नुकसान होगा। अगर यहाँ पे आपका ओरिजिन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे मेरा घर है, जस्ट ठीक नीचे भूकंप आया, तो मुझको ज़्यादा हानि होगी, मेरे आसपास का जो एरिया है वहाँ पे हानि कम होगी, क्योंकि उसने एनर्जी का पूरा फोर्स लगाया स्ट्रेट डायरेक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं कि समभूकंपीय रेखा क्या होती है। दोस्तों एक्चुअली ये सब रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइन होती है कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये भूकंप केंद्र के चारों ओर समान भूकंपीय तीव्रता की खींची जाने वाली रेखाएं होती हैं। इसे क्या बोलते हैं, आइसोसेसिमल लाइन। सम सम मतलब समान भूकंपीय रेखा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम यहाँ पर इस महाद्वीप में स्थित हैं। ठीक है, इसका उद्गम स्थल यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसने इतनी ऊंचाई पर एक भूकंप का फ्लो छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ इस एरिया में भूकंप आ गया। वहीं दूसरी जगह पर सेम ओरिजिन एक भूकंप का और हुआ। ठीक है, और यहाँ पे इनकी जो वो है हाइट भूकंप की बिल्कुल सेम है। तो राइट आंसर इस क्या, समभूकंपीय रेखाएं। नेक्स्ट पॉइंट आपका भूकंप मापी। दोस्तों भूकंप मापी तरंगों को मापने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने कुछ यंत्र बनाए हैं। अब वो यंत्र कौन सा है, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन आपको ध्यान रखना कि भूकंप विज्ञान, भूकंप का एक विज्ञान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। भूकंप की वजह क्या क्या होती है, भूकंप की वजह बहुत सारी हो सकती है। अगर कहीं पर ज्वालामुखी क्रिया हो रही है, अंदर पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है, लिक्विड का मंथन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि लावा मंथ करता है, हल्का सा मंथन करेगा, आपस में टकराएगा लावा, अंदर अंदर हमको दिखेगा नहीं। जब लावे में गैस वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है तो विस्फोट होगा ज्वालामुखी का। जब विस्फोट होगा तो कंपन पक्का होगा। एज़ फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कभी दिवाली के टाइम पर कोई विस्फोट करते हैं, हल्का सा कोई बम फोड़ दिया, तो अब देखते हैं धरती हल्की सी कंपन करती है। ठीक है, विस्फोट ज्वालामुखी भी क्या कहते हैं, विस्फोट की क्रिया होती है कहीं ना कहीं, तो है ना। तो इसमें आपका भूपटल भ्रंश भी होता है। आंतरिक गैसों का अगर फैलाव होगा तो वो फोर्स लगाएगी हमारी पृथ्वी के इनर लेयर के ऊपर, ठीक है, दीवारों पर, तब कंपन होगा हमारे पास। ठीक है, और बहुत सारी इसकी वजह होती हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि भूकंपीय लहरें।
जब भूकंप केंद्र से भूकंप शुरू होता है तो इस केंद्र से भूकंपीय लहरें उठने लगती हैं हल्की हल्की, तथा सबसे पहले भूकंप अधिक केंद्र पर पहुंचती है। ध्यान रखिएगा, भूकंप जो पहुंचेगी वो पहुंचेगी अधिक केंद्र के पास। यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था, पहुंची कहाँ, अधिक केंद्र के पास। सबसे ज़्यादा त्राहिमाम इस एरिया में होगा, अधिक केंद्र वाले हिस्से पर। त्राहिमाम बोले तो बच्चों पता है ना आपको, सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ आएगी, यहीं पर आएगी। अब यहाँ पे भूकंपीय लहरों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मैक्सिमम ज्योग्राफी के ना हवी मैक्सिमम जो भाग होते हैं वो 3 भाग होते हैं। 3 भागों में वही थी आपकी चट्टानों के वाइट, है ना, वैरायटी पता होगा आपको। तो उसकी हाँ सब जो थे वो थे आपके 2। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पहली जो लहरें होती हैं वो होती हैं प्राथमिक लहरें। ठीक है, क्या होती हैं, प्राथमिक लहरें। इन लहरों की औसत गति जो होती है वो होती है 8 से लेकर के 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखिएगा, प्रति किलोमीटर नहीं है, प्रति सेकंड। ये स्पीड से वो फोर्स लगाती है। लहरों में क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी में बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे हमारी बॉडी में एनर्जी होती है खाने के बाद, खाने के बाद हम जो मैक्सिमम काम होते हैं वो पूरे कर पाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हमसे कोई बोले भैया एक काम करो, एक हाथ से पूरी बाइक उठा के दिखाओ, गाड़ी उठा के दिखाओ, इतनी नहीं आती है एनर्जी। बट ये जो होती है ना प्राकृतिक जो लहरें होती हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं, नेचुरल, ये प्राकृतिक लहरें हैं। भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा होती है। ठीक है, कभी कभी ये भूकंप जो होती है वो मानव निर्मित भी बन जाती है। बताएंगे आगे कभी जब हम लोग पढ़ाएंगे थ्योरी क्लास आपको अच्छे से, तब इस टॉपिक पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है इसकी स्पीड क्या होती है। ये सबसे पहले धरातल पर पहुँचती है और ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है। जो पी लहरें होती हैं, पी बोले तो प्राइमरी लहरें जो होती हैं, जो प्राथमिक लहरें जो होती हैं, जो मूल लहरें होती हैं, वो हमेशा ध्वनि तरंगों के समान ही होती हैं। ये हमेशा ठोस से, द्रव से और गैसीय पदार्थों से यात्रा कर सकती हैं, इन सबको पास कर सकती है, इन सबसे गुजर सकती हैं। प्राथमिक लहरें ध्यान रखिएगा हमेशा कैसी होती हैं, ध्वनि तरंगों के इक्विवेलेंट होती हैं। ये ठोस, द्रव और गैस में ट्रैवल कर सकती हैं बड़ी आसानी से। और जो सेकेंडरी लहरें होती हैं जिसे हम बोलते हैं एस वेव, सेकेंडरी का मतलब एस वेव्स, ये लहरें प्रकाश तरंग के समान होती हैं। ठीक है, भूकंप की कौन सी तरंगें होती हैं जो प्रकाश तरंगों के बिल्कुल समान होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक लहरें, द्वितीय लहरें, धरातलीय लहरें या फिर भूचुंबकीय लहरें। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आप बिलीव करिएगा SSC 10+2 CHSL का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। और RRB ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ASM के अंदर ये क्वेश्चन 1 बार पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इतनी है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी पॉइंट की इंपॉर्टेंस नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं 30 मार्क, हाँ गणेश चौधरी बनते हैं, भाई सर ने ये बताया बस ये लिखते हैं बस केवल पॉइंट पे अपने A4 पेज पर। सारे पॉइंट कैसे लिखेंगे हम लोग, बेटा लिखना पड़ेगा। अगर बुक बाय नहीं करे तो A4 पेज पे हर पॉइंट को अपने पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा। चलिए देखिए, या तो 5-6 साल ऐसे घसीट लो, कभी पढ़ रहे हो कभी नहीं पढ़ रहे, लापरवाही से पढ़ते चले जाओ। ठीक है, बिना डायरेक्शन लेस पढ़ते चले जाओ, 4-5 साल तब खर्च कर लो अपने, बाद में पढ़ लेना, 5 साल बाद सिलेक्शन ले लेना। तरीके से पढ़ोगे आंखें खुलेगी ना उस टाइम पर। या अभी से तरीके से पढ़ लो, 1 साल लगाओ तरीके से पढ़ करके, सिलेक्शन लो, उसके बाद में जो करो सब सही। ठीक है, चलो बाकी हाँ कोई बच्चों को ये लग रहा है कि दोस्तों कि मैं काफ़ी पॉइंट स्किप कर रहा हूँ इस बुक में, जिनको PhD करनी है, तरीके से पढ़ना है, तो वो रिटायरमेंट के बाद पढ़ लेना या जॉब के बाद पढ़ लेना। मैं केवल वो पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। फोकस करते हैं पॉइंट पर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो द्वितीय लहरें होती हैं इसके बारे में हमने पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, ये प्राथमिक लहरों के बाद प्रकट होती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी लहर, द्वितीय लहर। ये तरल पदार्थों से नहीं गुजर पाती हैं, इसलिए सागरों में ये जो लहरें होती हैं वो क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, सागरों में लुप्त हो जाती हैं। बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर ये पॉइंट आप नहीं पढ़ोगे ना तो भी चलेगा, आपको सिंपल ध्यान रखना है कि ये तरंगे, सेकेंडरी जो तरंगे होती है ये हमेशा प्रकाश तरंग के समान होती है, बस। अब बात करते हैं एल वेव्स, मतलब धरातलीय लहरें। इनका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग में ही होता है। इनका वेग जो होता है वो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड पाया जाता है। कितना, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड पाया जाता है। इन्हें लंबी लहरें, लॉन्ग वेव्स, एल वेव्स बना है लॉन्ग वेव्स से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका भ्रमण समय सबसे अधिक होता है। अरे बड़ी बड़ी लॉन्ग का मतलब लंबा भ्रमण का जो करता है, ठीक है, लॉन्ग भ्रमण जो करता है, अधिक समय तो जो चलता है उसे बोलते हैं क्या, एल वेव्स। क्या बोलते हैं उसको, इसको हम बोलते हैं एल वेव्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब वो कौन सी तरंगे होती है जिसका दूरी सर्वाधिक होती है या फिर जिसका भ्रमण समय सर्वाधिक पाया जाता है, उन तरंगों को हम क्या बोलते हैं भूकंप की? तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या? एल वेव्स। अब दोस्तों वीडियो के अंत में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, केवल आप दार्शनिक बन के इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान कहीं और है। माइंड में होता है पढ़ते समय बच्चों के बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलती हैं, यार आदमी ये पढ़ना है, आदमी वो पढ़ना है, वो क्लास लेनी है, ये क्लास लेनी है, कुछ लोगों का तो कुछ और ही दिमाग चलता है बियॉन्ड द सिलेबस। ठीक है, अटेंशन है कितना है, कितने आप लोग तरीके से पढ़े हैं, इस वीडियो को कितना अच्छे से ईमानदारी से आपने देखा है, वो चल जाएगा। अभी दूध का दूध, पानी का पानी, वाटर का वाटर, मिल्क का मिल्क करेंगे बाद में। भूकंप की तीव्रता, चलिए भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए दोस्तों दो पैमाने होते हैं आपके पास में। एक होता है रिक्टर पैमाना, ठीक है, ये भूकंप के समय मुक्त होने वाली ऊर्जा का मापन करता है, जो एनर्जी ओरिजिन से रिलीज हुई है। आपने देखा ना पीछे, जो आपका उद्गम केंद्र था उसने कितने फोर्स से एनर्जी को पुश किया धरती की तरफ, ठीक है, इसको मेजरमेंट करते हैं। इस एनर्जी का जो फ्लो है इसको करते हैं मेजरमेंट, इसे बोलते हैं क्या? रिक्टर पैमाना। अब दोस्तों इस पैमाने पर भूकंप के वेग में एक अंक की वृद्धि 10 गुना अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करती है। ध्यान रखिएगा, एक के बाद अगर दो आ गया तो ये क्या हो गया इसका? 2 × 10, इस प्रकार से क्या हो गया? 3 4, हर एक को तुम लोग क्या करो? 10 गुना 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रखिएगा, डेसिमल की वैल्यू बहुत तगड़ी होती है भूकंप के केंद्र की। अभी आपने देखा कितना तगड़ा भूकंप आया था। मैं किस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, किस देश में भूकंप आया था पता है आपको? अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है एक्चुअली 2023 में, डेट आपकी है 14 मार्च। बताइए मैं कहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ, किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ? भूकंप के बाद में वो देश बिल्कुल तबाह हो गया है, तबाह क्या एक्चुअली तबाही हो गया है। चलो अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका है मर्केली पैमाना। इसमें भूकंप का मापन भूकंप द्वारा होने वाले क्षति के आधार पर किया जाता है और इस पैमाने का उपयोग अब नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जो मार्कोली पैमाना है या फिर मर्केली पैमाना है, दो नाम है इसका, मार्कोली बोलते हैं कुछ बुक में, कुछ बुक में इसको नाम दिया गया मर्केली पैमाना, अब इसका प्रयोग नहीं होता। भूकंप को मापने के लिए वर्तमान में कौन से यंत्र का प्रयोग होता है? दिस इज कॉल्ड रिक्टर पैमाना ओनली, बस। चलो, भूकंप का वितरण 3 टाइप से है। भूकंप के विश्व में 3 प्रमुख मेखलाएं पाई जाती हैं। एक भूकंप आता है आपका प्रशांत महासागर के तटीय पेटी के पास, ठीक है। प्रशांत महासागर तटीय पेटी क्या है कि विश्व के लगभग 66% जो भूकंप आते हैं वो इसी पेटी में आते हैं, राइट। 66% भूकंप कहाँ पे आते हैं? प्रशांत महासागर के अंदर मिलते हैं आपको। अब अलास्का से क्यूराइल, जापान, मेरियाना और फिलीपाइन खाई तक ये भूकंप की रेंज पाई जाती है। सेकंड आपका है मध्य महाद्वीपीय पेटी, केवल आपको परसेंटेज ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड के अंदर 21% भूकंप कहाँ आते हैं? मध्य महाद्वीप पेटी में आते हैं। थर्ड आपका क्या है? मध्य अटलांटिक पेटी। भूकंप आने का मुख्य कारण क्या होता है? इसका सागर तल प्रसरण होता है। ये थर्ड वाला पॉइंट अगर नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना सुनामी के बारे में। सुनामी क्या होती है मालूम होगा? सुनामी नाम तो आपने सुना होगा दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि सागरीय भूकंपों के द्वारा, जो सागर के अंदर जो भूकंप आते हैं उसके द्वारा उत्पन्न लहरों को हम कहते हैं सुनामी। ये लहरें सागरीय तटों पर हमेशा मैक्सिमम क्या करेगी? नुकसान पहुंचाएगी और इनकी गति 100 से लेकर के 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जब कहते हैं साइक्लोन वगैरह, चक्रवात वगैरह, है ना, जैसे कि अम्फान हो गया, निवार हो गया, ठीक है, गुलाब हो गया, बहुत सारे चक्रवात हैं, हम अपनी नॉर्मल क्लास में डिस्कस करते हैं। कई बार रैपिड फायर रिवीजन बताओ कि इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, सुनना है। चलो हमारे जितने ओल्ड बच्चे हैं वो फटाफट से कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिएगा और फटाफट मुझे आंसर भेजिएगा। जितने भी मैंने आपको कम से कम 12 से 12 कम से कम भूकंप डिस्कस किया मैंने आपको, ठीक है। भूकंप बोले तो वही साइक्लोन वगैरह, चक्रवात वगैरह, किसका नामकरण किस देश ने किया है, मतलब किस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया, वो लिस्ट आप मुझे कमेंट करके भेजिए। देखते हैं कितने याद है आपको। वंस अपॉन अ टाइम की बात नहीं थी, अभी कुछ शायद 2 दिन पहले जो मैंने आपकी लाइव क्लास करी है MCQ वाली, ठीक है, मॉक टेस्ट वाली, वहाँ पे कवर किया है। प्लीज़ कमेंट करिए, रिवीजन करिए, आगे बढ़िए। रिवीजन है तो कॉन्फिडेंस है तो एग्ज़ाम क्रैक है। या तो रिवीजन से कतरा लो तो सिलेक्शन से कतराओगे आप लोग। चलो समझदार के लिए इतना सारा काफ़ी होगा आई थिंक सो। तो चलिए फिर थोड़ा सा पास में एक हमारा टेम्पल सा है, शाम कुछ पूजा वगैरह हो रही है तो इसलिए मैंने हल्का सा पॉज कर लिया था। बाकी कोई बात नहीं, शंख बज रहा है, अच्छी बात है, आने देते हैं इसकी रिकॉर्डिंग इसमें, ठीक है। पॉज नहीं करूँगा मैं वीडियो को। हाँ बेटे हम कहाँ थे? हम थे फिलहाल चक्रवात के ऊपर। देखिए यास, तौकते, बुरेवी, निवार, ठीक है, अम्फान, गुलाब, शाहीन, जवाद, आसानी और क्या सितरांग,
इन सभी चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है, ये आप मुझे लिस्ट लिख के भेजेंगे, इस वीडियो पे कमेंट करेंगे। और जो जिन बच्चों का आइडिया नहीं है वो कमेंट को पढ़ के अपने नोट्स को बना लेंगे। मुझे मालूम है जितने हमारे ओल्ड बच्चे हैं उनको अच्छे से चीज़ें याद होंगी, उनके कमेंट गलत नहीं होंगे। लेकिन फिर भी हमारी तरफ सुन लीजिएगा कि यास चक्रवात का नामकरण किया था ओमान ने, तौकते का किया है म्यांमार ने, बुरेवी का किया है मालदीव ने, निवार का किया है ईरान ने, निसर्ग का किया है बांग्लादेश ने, गुलाब का किया है पाकिस्तान ने, अम्फान का किया है थाईलैंड ने, जवाद का किया है सऊदी अरब ने, ठीक है। और एक आपका चक्रवात है आसानी, ठीक है, इसका किया है श्रीलंका ने। लिख लीजिएगा इसको इसी बुक के साइड में। देखिए बुक्स के साइड में स्पेस बहुत होता है, आपसे स्पेस नहीं है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत बड़े बड़े फॉन्ट में मैं लिखता हूँ या लिखती हूँ, कुछ नहीं, थोड़ी छोटी फॉन्ट में लिखो, लिखो सब कुछ बुक के ऊपर ही। अरे बुक को कौन सा दहेज में लेके जाओगे, जाओगे तो अच्छी बात है, कम से कम दिखे ना कि बच्चे ने बुक पढ़ रही है, कम से कम तैयारी करके सिलेक्शन लिया था बच्चे ने, ऐसी वो कुछ मतलब अक्का बक्कड़ खेल के नहीं आया एग्जाम में। अगर आप सिलेक्शन के बाद किसी को बुक अपनी गिफ्ट करते भी हो, अपने किसी भाई को देते हो या किसी को देते हो कि ये ले पकड़ मैंने इस बुक से पढ़ा था, तो उसको बिल्कुल फ़िल्टर जो मटेरियल है वो मिल जाएगा, बुक मिलेगी हाईलाइट करी हुई, उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। वैसे किसी के और के नोट्स से सिलेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, खुद के नोट्स होते हैं, उसी से सिलेक्शन होता है हमेशा। खुद के हाईलाइट किए हुए पॉइंट जो खुद बच्चा अपने हाथ से करता है ना हाईलाइट बुक को, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती चीज़ें, इसलिए कह रहा हूँ कि हाईलाइट करो बुक को। बार बार समझाऊंगा नहीं मैं, ध्यान रखिएगा, मैं बस आज ही समझा रहा हूँ इसी वीडियो में, बाकी पिछले वीडियो उठा लो, ज़्यादा हम समझाता ही नहीं है, क्योंकि यार बच्चे थोड़ा हैं सब लोग। चलो बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। दोस्तों ज्वालामुखी एक क्या होता है, क्रैक होता है, अथवा कह सकते हो मैं एक निकास होता है, जिसका संबंध पृथ्वी की आंतरिक भाग से होता है, जिसमें से लावा, ज्वालामुखी, गैस, हीट, भाप, ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं उस पॉइंट से बाहर आती हैं। ये क्या होती है, खंड में पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। ज्वालामुखी का पहला जो अंग होता है वो होता है ज्वालामुखी शंकु, ठीक है, क्या होता है ज्वालामुखी शंकु, ये देखिए इमेज में आपको दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जब लावा और अन्य पदार्थ ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ जमा होने लगते हैं, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम लोग ज्वालामुखी शंकु। जैसे आप लीजिए सिंपल सा एक बोतल लीजिएगा, बोतल में सिंपल आप चाहो तो कुछ चीज़ें कोई लिक्विड सा भर दो उसके अंदर, ठीक है, कोई डार्क लिक्विड गाढ़ा सा लिक्विड जैसे रूह अफ़ज़ा बहुत गाढ़ा होता है, या फिर आपका हनी, ठीक है, या हनी की आपने कोई बोतल ली लंबी सी उसमें भर दिया और उसमें छोटा छेद कर दिया, उसको पिचकाओ, दबाओ उसमें से, तो उसमें से क्या होगा, कुछ लहरें यहाँ जाएंगी, कुछ हनी यहाँ बिखरेगा, तो जब बाहर की जो लेयर बनती है इस टाइप की, वो कहलाता है क्या, ज्वालामुखी शंकु, ठीक है। जब लावा और अन्य पदार्थ ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ जमा होने लगते हैं तब बनता है आपका ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। इमेज को ध्यान से देखिएगा, एक होता है ज्वालामुखी छिद्र, देखिए ज्वालामुखी छिद्र जहाँ से आपका ये लावा वगैरह निकलता है इसे बोलते हैं क्या, ज्वालामुखी छिद्र। और ज्वालामुखी नली, ज्वालामुखी नली बोले तो बेटा ज्वालामुखी पाइप, छिद्र का संबंध धरातल के नीचे एक पतली नली एक पाइप सा है, इसे बोला गया क्या, ज्वालामुखी पाइप। ज्वालामुखी का मुख क्या होता है, ज्वालामुखी का मुख ये होता है, ठीक है, जिसे हम छिद्र बोलते हैं। जब ज्वालामुखी का छिद्र बड़ा हो जाता है तो उसे बोलते हैं ज्वालामुखी मुख। अब इसमें से कुछ गैस निकलती है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो कौन कौन सी गैस निकलती हैं। ज्वालामुखी का जब उद्गम होता है उसमें जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। और इसमें गैस में आपका अन्य गैस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, हाइड्रोजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठोस में क्या होगा, ठोस से सिंपल ठोस होगा जब कोई उद्भेदन विस्फोट की एक श्रृंखला के साथ होता है, उसमें से क्या होता है, उसमें से दोस्तों आपका होगा निष्कासित ठोस पदार्थ ट्रैफा कहलाता है, जो उसमें से ठोस पदार्थ निकलेगा उसको बोलेंगे हम लोग ट्रैफा बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका लावा है, आपको लावा के बारे में पता ही है, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला तरल पदार्थ को बोलते हैं क्या, मैग्मा या फिर लावा। जब मैग्मा धरातल पर पहुंचकर जम जाता है तो वो बन जाता है लावा। भाई लावे का ओरिजिन क्या होता है, लावे का जो मूल रूप होता है वास्तव में मैग्मा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि लावे का मूल रूप जो होता है उसे किस नाम से पुकारा जाता है या फिर किस नाम से उसे हम जानते हैं, तो चार ऑप्शन को दिए गए थे एग्जाम में। दोस्तों ध्यान रखिएगा लावे का जो मूल रूप होता है हमेशा वो होता है आपका मैग्मा। लावा सिलिका की मात्रा के आधार पर दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, एक होता है एसिड लावा, एक होता है बेसिक लावा। एसिड लावा के अंतर्गत ये क्या होता है, ये लावा में सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, ध्यान रखिएगा, वो लावा जिसमें सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होगी तो वो कहलाएगा आपका एसिड लावा। ये तीव्रता से जमता है और अधिक दूरी तक प्रवाहित नहीं हो पाता। सेकंड आपका दोस्तों है क्या, बेसिक लावा, ध्यान रखिएगा इसमें सिलिका की कमी होती है, अधिक मात्रा वाला एसिड था, बेसिक वाला बेसिक ही है, बेसिक मतलब बेसिक कोर्स करोगे तो क्या सीखोगे, कुछ खास नहीं सीखोगे, अगर तरीके से कोर्स सीखोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। तो बेसिक मतलब भी थोड़ा बहुत सिलिका की कमी होती है इसके अंदर। ये ठोस होने से पूर्व अधिक दूरी तक प्रभावित होता है,
ध्यान रखिएगा। इसका फ्लो सबसे अधिक होता है। आप पानी को फर्श पे डालो बहुत बहेगा। वहीं अगर मैं किसी रूह अफ़ज़ा को, अब रूह अफ़ज़ा लगता है बहुत पसंद है आपको, हाँ पसंद है, होना भी चाहिए, गर्मी आ चुकी है। अगर मैं यही रूह अफ़ज़ा अगर मैं धरती पर गिरूँगा ऊंचाई से और उसी ऊंचाई से पानी को गिरूँगा, सबसे अधिक कौन सा फैलेगा बताइए, पानी या फिर रूह अफ़ज़ा या फिर हनी, शहद। बाकी शहद में आजकल चीनी होता है, बोतल से बाहर निकल जाए शहद गनीमत है, जमा हुआ ठोस होता है, तो उसको भी निकालने के लिए आरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा कुछ टाइम बाद। शहद भी वैसे ही आ रहे हैं। चलो ठीक है, सिटी की बात कर रहा हूँ, आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके एरिया के बारे में। आपके एरिया में अच्छा मिलता हो सकता है। ज्वालामुखी का प्रकार दोस्तों, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रकार सक्रिय ज्वालामुखी होता है, ध्यान रखिएगा। पहला जो आपको ज्वालामुखी होता है वो होता है सक्रिय ज्वालामुखी। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों। सक्रिय ज्वालामुखी, इसके अंतर्गत दोस्तों ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमेशा धूल, धुआं, गैस, वाष्प आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। हमेशा ये कहते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी, इसमें से धूल निकलेगी, धुआं निकलेगा, गैस निकलेगा और अन्य कुछ पदार्थ निकलेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत इसमें से एक्टिविटी होती रहती है, तो इनके आसपास नहीं जाना चाहिए। ज्वालामुखी के आसपास कभी भी मुसीबत आई, क्या पता कोई बड़ा ब्लास्ट हो गया आसपास, तो क्या करोगे। चलो पहला दोस्तों आपका एग्जाम्पल है आपका किलाऊ, जो हवाई द्वीप अमेरिका के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो किलाऊ ज्वालामुखी है, ठीक है, ये किस प्रकार का ज्वालामुखी होता है दोस्तों, ये होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ पर, कहाँ मिलता है, ये आपको मिलता है अमेरिका के अंदर। एक आपका कोटोपैक्सी है, कहाँ पर, इक्वेडोर में, और एक आपका बैरन द्वीप है, ये कहाँ पर बेटा, अंडमान के अंदर। कहाँ पर है, अंडमान के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम पढ़ते हैं यहाँ पर, हाँ ये भी आप करिएगा हाईलाइट, ये भी मोस्ट टाइम पे है। सेकंड आपका है प्रशस्त ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट में काफ़ी समय से कोई भी एक्टिविटी नहीं है, उद्गार नहीं हो पाया, इनएक्टिव है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें ज्वालामुखी बनने की संभावना होती है। एक तो एक्टिव थे, वहाँ तो जाना थोड़ा सा खतरनाक होता है, लोग लेकिन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रशस्त ज्वालामुखी थोड़ी बहुत इसमें एक्टिविटी अभी नहीं है, लेकिन हो सकती है। इसमें आपका फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आपका जापान के अंदर स्थित है। एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपसे पूछा, इसको लिखिएगा। और जो आपका नारकोंडम ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है ये ज्वालामुखी। नेक्स्ट में बढ़ते हैं शांत ज्वालामुखी, जैसे कि नाम में निहित है, शांत, कुछ नहीं करने वाला, पास में जाओ, सेल्फी खिंचवाओ, अपडेट करो इंस्टाग्राम में, ठीक है, आई एम हेयर आई एम देयर वगैरह आजकल यूथ में बहुत चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मत करना, ठीक है। निकलो इस चीज़ से बाहर थोड़ा सा, इंस्टाग्राम पढ़ाई के टाइम पे सब रिमूव करो, ठीक है। दोस्तों एग्जाम्पल में आपका पोपा ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, या फिर पोपा ज्वालामुखी किस प्रकार ज्वालामुखी है, शांत है, प्रशस्त है, या फिर आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। ये आपका होता है शांत ज्वालामुखी। एक होता है एकांकागुआ, एक होता है किलिमंजारो। कौन सा कहाँ पे स्थित है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कौन सा कहाँ पे स्थित है, आप पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, उद्गार के काफ़ी सारे अन्य रूप होते हैं। जैसे ज्वालामुखी का उद्गार होगा, एक होता है गीजर और उष्ण स्रोत। इसमें आप ध्यान रखिएगा, गीजर मतलब होता है गर्म से टाइप का होगा ना। देखिए भूमि के एक छिद्र से होकर के भूमि का जल स्रोत से वाष्प और अति उष्ण जल का प्रचंड निकास गीजर कहलाता है, ठीक है। उष्ण जल, गीजर क्या करता है, गर्म पानी देता है, तो अति उष्ण जल निकलेगा इसमें से, ठीक है। वैसे आपको पढ़ने की आवश्यकता खैर नहीं है इस चीज़ के लिए, आप इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो। और मैंने भी इस बुक को यहाँ पे हाईलाइट नहीं करा, मुझको नहीं लगा इंपॉर्टेंट, इसलिए नहीं करा। अगर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग होते हैं पढ़ने के बाद थोड़ा सा गौतम बुद्ध वाली फीलिंग आती है बच्चों के अंदर कि अहम ब्रह्मा अहम विष्णु, मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ, इस तरह के, तो वो बच्चे पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए कोई कटाक्ष नहीं है, सच है। जब आप लोग रियल में मार्केट में उतरोगे कंपटीशन फील्ड के अंदर, आपको मिलेगा बहुत सारे लोग 2.5 अक्षर ज्ञान के पढ़े, ज्ञान बांटने से लोग। नहीं है यकीन तो आइए कभी दिल्ली के मुखर्जी नगर में बतला सिनेमा के पास, चाय की टपरी में बैठो 1 घंटा, चल जाएगा पता, ठीक है। तो मतलब खुद को तैयारी करते हुए 8 साल हो चुके हैं, खुद का प्री एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, लोग ज्ञान बांट रहे हैं, या फिर कुछ और। चलो ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा इसमें बखान नहीं करूँगा, टाइम की शॉर्टेज है थोड़ा सा सबको, ठीक है। और तरीके से पढ़िए, वीडियो की लेंथ शायद बढ़ गई, बढ़ते 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 वीडियो की लेंथ बढ़ गई। मेरा टारगेट टाइम था 30 मिनट का, टाइम हो चुका 42 मिनट। अब दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक मारिएगा। डिसलाइक करने का रीज़न तो कुछ होगा आपके पास में, तो रीज़न बता दीजिएगा। अगर टाइम ना हो टाइपिंग करने का, बस डिसलाइक मार के निकलना हो निकल जाइए। और जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक की हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। पेज नंबर हम लोगों ने 142 तक इस बुक को पढ़ लिया है। पिछले वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। स्टार्टिंग से बुक को देखिए, वीडियो को देखिए, एक एक पेज को हाईलाइट करिए
और रिवीजन हमेशा बुक में से करिएगा, वीडियो में से नहीं। वीडियो आपको देखना भी अगर है तो 2 बार देखिए बस, इससे ऊपर बिल्कुल मत देखना वीडियो। देखिए इसमें बेनिफिट हमारा ही है, लेकिन फिर भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए बेनिफिट, मुझको चाहिए आपकी सिलेक्शन। ठीक है, बाय बाय। बाकी कोई आपकी राय है इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर इस बुक के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।